मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटी मंत्रा में। आज हम करेंगे हमारे MMV यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 10। इससे पहले हम 9 वीडियो कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो भी जरूर देख ले। ये जो सीरीज की वीडियो है ये CBT एग्जाम और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन को हमने हिंदी, इंग्लिश और जहां जरूरत होती है डायग्राम और पिक्चर उसको साथ लेकर आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप क्वेश्चनों को ना भूलो। तो अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से, जो लिया हमने पिछली वीडियो से। और बहुत सारे बच्चे क्विज का आंसर देते हैं, उन सभी को कांग्रेचुलेशन जो अच्छे से इन वीडियो को देख रहे हैं और क्विज के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते हैं। तो मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब भी देता हूं, तो जिस बच्चे को ये आंसर पता होते हैं उनके जवाब जरूर दिया करो ताकि आपको भी और मुझे भी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन इस प्रकार है, विच टूल इज यूज्ड टू मेक इंटरनल थ्रेडिंग इन द कंपोनेंट। घटक में आंतरिक थ्रेडिंग यानी कि चूड़ियां बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में 3-4 बार घुमा फिरा के ऐसे ही पूछा गया था और बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जो इंटरनल थ्रेड होता है, आंतरिक चूड़ियां है, उसको काटने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जवाब जरूर से जरूर दे, कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। ऑप्शन आपके पास है रिमर, ड्रिल, डाई या डी ऑप्शन है टैप। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा ABCD में से कमेंट करके जरूर बताएं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 136। विच टूल इज यूज्ड टू मेक द एक्सटर्नल थ्रेड ऑन द पाइप। पाइप पर बाहरी चूड़ी बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो इंटरनल थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड के लिए आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टैप का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पूछा गया है एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी चूड़ियां काटनी है आपने पाइप पर, तो बाहरी चूड़ियां काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। इसको आपने याद रखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। टैप ये आंसर नहीं होगा, ये इंटरनल थ्रेड के लिए होता है। ड्रिल हम होल के लिए करते हैं। ये सी ऑप्शन हमारी क्या है, डाई, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। डाई का जो उपयोग करते हैं हम किसके लिए करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए यानी कि बाहरी चूड़ियां अगर आपको कहीं भी काटनी है किसी भी पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। विच इज यूज टू होल्ड द डाई। डाई को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। डाई का प्रयोग हम थ्रेड काटने के लिए करते हैं। अब इसको होल्ड भी करना होगा तो उसको होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है रेंच, स्पैनर, स्टोक या चक। तो जो डाई को होल्ड करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, वो करते हैं हमारा स्टोक की मदद से। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। और समझाने के लिए मैंने डायग्राम लिया है, इस प्रकार की होती है हमारी डाई, और डाई को होल्ड करने के लिए ये हमारा डाई स्टोक। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम होल्ड कर देते हैं डाई, और जो चूड़ियां काटनी होती है इसमें होल्ड करके जिस पार्ट पे हमें चूड़ियां काटनी रख के ऐसे रोटेट करते हैं, उसके ऊपर क्या हो जाती है, चूड़ी कट जाती है, थ्रेड कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 138। विच इज द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है चीजल, स्क्रैपर, रिमर, स्निप। तो ये अलग अलग टूल के नाम आपको दे रखे हैं, इनमें से आपने बताना मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है। तो जो चीजल है, स्क्रैपर है, स्निप है, ये हमारे क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। लेकिन जो रिमर होता है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, होल को एनलार्ज करने के लिए और उसकी फिनिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये मल्टी पॉइंट कट टूल होता है। यानी कि देखो, समझाने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम लिया है, ये क्या हमारा रिमर है, और आप देख सकते हो इसके अगले पोर्शन पर हमारे ये कटिंग एज है। और कटिंग एज क्या होगा, जब हमारा ये होल के अंदर जाएगा तो इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो ज्यादा होगा। एक पॉइंट पर कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, ये हर पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करेगा। जहां जहां भी इसके एज अंदर जाएंगे पूरे सरफेस पे कॉन्टेक्ट करेगा, यानी कि मल्टी पॉइंट कॉन्टेक्टिंग है ये, इसलिए इसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, रिमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 139। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिमर। रिमर का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है ड्रिलिंग होल इन द थिन शीट। पतली शीट में ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ड्रिलिंग डीप होल, गहरे छिद्र को ड्रिल करने के लिए। रिमूविंग बर्स, बर को दूर करने के लिए। या डी ऑप्शन एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग द होल, छेद को बढ़ाने के लिए और उसको फिनिश करने के लिए। तो रिमर का पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था और पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जो रिमर टूल होता है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग द होल। जो होल आपने ऑलरेडी कट कर रखे हैं किसकी मदद से, ड्रिलिंग की मदद से, लेकिन उसको फिनिश करना है, उसके सरफेस फिनिश को बेटर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, रिमर का यूज करते हैं। या आपको वो होल थोड़ा सा बढ़ाना है, आपने उसके साइज को क्या करना है, इंक्रीज करना, एनलार्ज करना, तो भी हम रिमर का प्रयोग कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग होल, छेद को बढ़ाना और फिनिश करना, तो डी पर मार्क करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच इज द हार्डेस्ट अब्रेसिव मटेरियल, सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन आपके पास है डायमंड, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो ये चारों के चारों क्या है, अब्रेसिव मटेरियल हैं, लेकिन ये पूछा गया इन चारों में से सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? जी हाँ, डायमंड यानी कि हीरा। तो अब्रेसिव मटेरियल भी क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट अब्रेसिव मटेरियल है डायमंड या हीरा। इस क्वेश्चन का आंसर ए पर टिक करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है हमारा? सबसे जो हार्ड होता है, सख्त होता है, वो डायमंड होता है, हीरा होता है। और हार्डेस्ट अब्रेसिव मटेरियल भी क्या हो जाएगा हमारा? डायमंड या हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, विच प्रोसेस इंप्रूव द सीलिंग बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट, कौन सी प्रक्रिया मेटिंग पार्ट के बीच सीलिंग में सुधार करती है? ऑप्शन आपके पास है फिलिंग, ग्राइंडिंग, रीमिंग या लैपिंग। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। मेटिंग पार्ट, मेटिंग का पार्ट का मतलब होता है दो पार्ट जो एक दूसरे से जोड़ने होते हैं, चिपकाने होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां पर सीलिंग कब इंप्रूव होगी, यानी उनके बीच में जो सीलिंग होगी वो तो अच्छे से कब होगी, जब उनकी जो फ्लैटनेस है, उनकी सरफेस फिनिश है बहुत अच्छी हो, यानी कि एकदम से वो फ्लैट हो, उनके बीच में इरेगुलरिटी ना हो। जितने अच्छे से वो चिपक जाएंगी उतनी उसमें अच्छी क्या हो जाएगी, सीलिंग हो जाएगी उन मेटिंग पार्ट में। तो इस सीलिंग को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले बेटर सरफेस फिनिश चाहिए। तो बेटर सरफेस फिनिश के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी लैपिंग। याद रखना, लैपिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम सरफेस फिनिश को बहुत बेस्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? देखो जैसे ये हमारा वर्क पीस है और दोनों साइड हम ऐसे टूल का प्रयोग करते हैं, बीच में हम ग्रेन्स डालते हैं, अब्रेसिव ग्रेन डालते हैं। अब्रेसिव मटेरियल अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, अलग अलग तरह के अब्रेसिव ग्रेन होते हैं। और इनको कैसे करते हैं? वर्क पीस को इन दोनों पार्ट्स के बीच में घुमाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपर लैप और लोअर लैप। क्योंकि प्रोसेस कौन सी होती है? लैपिंग होती है। तो अपर लैप और लोअर लैप के बीच में हम क्या करते हैं? वर्क पीस को अच्छे से घुमाते हैं अब्रेसिव मटेरियल डालकर, जिससे उसकी सरफेस फिनिश, फ्लैटनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, यानी कि सबसे बेस्ट हो जाती है। और उसकी वजह से इसके बीच में जो सीलिंग है वो अच्छे से हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा? लैपिंग। डी पर हम टिक करेंगे। इसमें जो फिगर मैंने ली है आपको समझाने के लिए ली है, ये आपको उसमें नहीं मिलेगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कटिंग स्पीड, कर्तन जो गति होती है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो जो कटिंग स्पीड होती है मशीन में उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं पाई डी एन बाय 1000, यानी कि 1000, जिसमें पाई की वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता, 22/7। और डी क्या है? यहाँ पर डायमीटर है, और मिलीमीटर में इसको हम लेते हैं। एन जो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि जो स्पिंडल है वो एक पर मिनट क्या जाएगा? पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने बार रिवोल्व कर रहा है, वैल्यू होती है एन, और बटे क्या कर देते हैं 1000। तो इससे क्या आ जाएगी? हमारी कटिंग स्पीड आ जाएगी। तो ये फार्मूला देख लो किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं जो फार्मूला है डी ऑप्शन में है, पाई डी एन बाय 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पाई डी एन बटे 1000। डी पर हम टिक करेंगे। आपने फार्मूला डायरेक्टली याद रखना, पाई डी एन बाय 1000। डी है डायमीटर, एन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143, व्हाट इज द रीजन फॉर वीक कटिंग एज इन द ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल की कमजोर कटिंग के क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन आपके पास है क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल, यानी कि जो क्लियरेंस एंगल बहुत छोटा है, क्लियरेंस एंगल इज टू हाई, क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक है, लिप एंगल इज टू स्मॉल, या लिप एंगल इज टू हाई। तो देखो जो कटिंग एज है ये हमारा कटिंग एज है, ये जो पिक्चर मैंने समझाने के लिए आपको ली है, आपको पता है ये जो एंगल होता है ये कौन सा एंगल होता है? क्लियरेंस एंगल होता है, जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वर्क पीस के साथ रब ना करे, जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। तो यहाँ पूछा गया है वीक कटिंग एज। तो अगर हम इस एंगल को, कौन से एंगल को? क्लियरेंस एंगल को बहुत बढ़ा दें, एक वैल्यू से ज्यादा कर दे, तो हमारा जो टिप है वो कैसे बन जाएगी? बहुत पतली सी बन जाएगी, नुकीली बन जाएगी। यानी कि जो क्लियरेंस एंगल है उसको हम ज्यादा कर दे, बढ़ा दें, तो ये जो नुकीली है, ये कटिंग एज है हमारा क्या हो जाएगा? पतला सा हो जाएगा, और हमारा ये आसानी से टूट सकता है, यानी कि वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल इज टू हाई। अगर क्लियरेंस एंगल ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो कटिंग एज है वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विस्ट ड्रिल डज नॉट कट, ट्विस्ट ड्रिल की कटिंग न करने का कारण क्या है? अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई हमारी जो ट्विस्ट ड्रिल है वो कटिंग नहीं कर रही है, तो इसका मतलब जो है जो हमारा जो क्लियरेंस एंगल है इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी जो ड्रिल बिट है ऐसे बिल्कुल चौड़ी हो जाएगी,
फ्लैट हो जाएगी, आगे से क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, और जब हम उसको ड्रिल करने की कोशिश करेंगे तो वो ड्रिल नहीं कर पाएगी, कट नहीं कर पाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना। इस क्वेश्चन के लिए ए पर टिक करेंगे। जब हमारा क्लियरेंस एंगल बहुत हाई हो जाएगा तो हमारा कटिंग एज क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर क्लियरेंस एंगल को हम बहुत कम कर देंगे तो हमारा ट्विस्ट ड्रिल क्या हो जाएगा, कट ही नहीं करेगा। तो हमारा जो एंगल है क्लियरेंस एंगल, उसकी एक वैल्यू सेट होती है, उसी के बीच में उसको रखते हैं, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। तो दोनों क्वेश्चनों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द होल इफ वोर्न आउट रिमर इज यूज्ड। यदि घिसा हुआ रिमर प्रयोग करते हैं तो छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आपके पास ओवर साइज हो जाएगा, अंडर साइज हो जाएगा, करेक्ट साइज का होगा, या नॉर्मल साइज का। देखो आप सभी को पता है रिमर का जो प्रयोग हम कब करते हैं, जब भी हमें किसी होल की जो पहले ऑलरेडी ड्रिल कर रखा है उसकी सरफेस फिनिश अच्छे से करनी हो, या उसके साइज को थोड़ा सा एनलार्ज करना हो। तो यहाँ पूछा गया वोर्न आउट, यानी कि घिसा हुआ रिमर आपने यूज किया। अगर रिमर ही घिसा हुआ यूज कर लिया, यानी उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, एक्चुअल साइज से क्या हो गया, कम हो गया, घिस चुका है वो। तो जो हमारा होल होगा वो कैसा होगा, हमारा अंडर साइज होगा, यानी कि साइज से कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक है, जब रिमर ही हमारा साइज में कम हो चुका है, वोर्न आउट हो चुका है, घिस चुका है, तो जो होल हम उससे बनाएंगे, जो सरफेस फिनिशिंग हम बनाएंगे किसी होल की, वो भी क्या हो जाएगी, अंडर साइज हो जाएगी, यानी कि साइज से कम हो जाएगी, अंडर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर। एक चालक यानी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं या किसके कारण चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है करंट यानी कि विद्युत धारा, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, कंडक्टेंस, या डी ऑप्शन है वोल्टेज डिफरेंस। तो जो कंडक्टर होता है, यानी कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। जैसे कोई भी मेटल होता है उसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं उनमें करंट फ्लो नहीं करता, जैसे कि प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। तो यहाँ कंडक्टर में पूछा गया इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, तो वो करते हैं वोल्टेज डिफरेंस के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा डी हो जाएगा। अगर किसी भी कारण से, जैसे हम बैटरी या सेल लगा दें और उसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर दें, तो उनकी वजह से क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसके कारण, वोल्टेज डिफरेंस के कारण करते हैं। तो डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147, विच इज द ओम्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओम की गणितीय अभिव्यक्ति यानी कि सूत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दी गई है, आपने बताना है जो ओम्स लॉ है वो उसकी जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल वो कौन सी है। तो पहले ओम्स लॉ समझते हैं। ओम्स लॉ कहता है जो वोल्टेज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को चेंज कर दें तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा, आर आई। तो V किसके बराबर हो जाएगा, आर आई। तो जो हमारा ओम्स लॉ है वो एक एक्सप्रेशन है जो रिलेशन बताती है किसके बीच में, वोल्टेज के, रेजिस्टेंस के, आर को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस और करंट। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बताती है उसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या R इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा, हमारा V अपॉन आई हो जाएगा भाई, अगर I को इसके नीचे लिया है। या अगर I की फॉर्म में देखें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहे ऐसे दे रखी हो, चाहे ऐसे दे रखी हो, चाहे ऐसे दे रखी हो, ऑप्शन में इनमें से कोई भी है वही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो I इज इक्वल टू वी आर, देखो ए ऑप्शन में देखो यही आंसर भी हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी आर। तो ये 3 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ दे रखा I इज इक्वल टू वी आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसके टिक करेंगे, ए पर टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं रही। लेकिन आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा करंट के होता है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में। तो एक्सप्रेशन को हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इसके लिए हमारा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148, व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड इन द व्हीकल फ्लैशर यूनिट। वाहन फ्लैशर इकाई में किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है ब्लास्ट रजिस्टर, फिल्म रजिस्टर, प्रिंटेड रजिस्टर या इंटीग्रेटेड रजिस्टर। देखो रजिस्टर क्या होता है, देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। ये हमारे करंट के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि रजिस्ट करके उसमें कितना उसमें रेजिस्टेंस देना है, अपोज करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो पूछा गया जो हमारे व्हीकल होते हैं, गाड़ियां होती हैं या बाइक होती है, उसमें जो फ्लैशर यूनिट होती है उसमें कौन से तरह का रजिस्टर यूज किया जाता है।
तो उसमें हम यूज करते हैं ब्लास्ट रजिस्टर का। आपने याद रखना, जो फ्लैशर लाइट होती है, फ्लैशर यूनिट होती है किसी भी व्हीकल की, उसमें हम क्या सा यूज करते हैं, ब्लास्ट रजिस्टर का, जो कि दिखने में इस प्रकार का होता है। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। ये क्या हमारा ब्लास्ट रजिस्टर है। तो इसका प्रयोग किया जाता है हमारी फ्लैशर यूनिट में, जिसमें फ्लैश लगाते हैं जब भी हमें पासिंग करनी होती है। बाइक या कार आपने देखा, हम क्या करते हैं, फ्लैश का प्रयोग करते हैं, ताकि सामने वाला चौकन ना हो जाए कि हम अभी ओवरटेक करने वाले हैं। तो उस फ्लैशर यूनिट में हम कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं, ब्लास्ट रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 149, विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स है उनको बनाने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है, या कौन सी सामग्री यूज की जाती है। ऑप्शन आपके पास है जिंक यानी कि जस्ता, स्टील यानी कि इस्पात, सिलिकॉन या कॉपर जिसको हम तांबा भी बोलते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है दिखने में इस प्रकार की होती है, आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होगी, आईसी बोलते हैं जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसी। आपने जब मोबाइल फोन नए नए शुरू हुए थे, या आप भी, तो आप जब खराब हो जाता है कस्टमर केयर में लेके जाते हो, शॉप पे लेके जाते हो, तो मिस्त्री कहता है कि इसकी आईसी जल चुकी है। तो आईसी दिखने में इस प्रकार की होती है, अलग अलग तरह की आईसी होती है। तो ये जो आईसी होती है किस मटेरियल की बनी होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो टर्मिनल है नीचे इसके, वो किस मटेरियल के बने होते हैं, वो बने होते हैं हमारे सिलिकॉन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपने याद भी रखना और पता भी होना चाहिए, जो आईसी होती है उसमें किसके बनी होती है, जो टर्मिनल है सिलिकॉन के बने होते हैं। तो आईसी किसकी बनी होगी, सिलिकॉन की बनी होगी। सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। निम्न इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम बताना है आपने। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इस डायग्राम को देख के बताना है ये किस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का किसका सिंबल ये है। ऑप्शन आपके पास है डायोड, स्विच, बैटरी या ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से ट्रायंगल बनी हुई और ऐसे बना हो, दोनों साइड से एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इधर ये पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। तो ये जो सिंबल होता है किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम डायोड के लिए प्रयोग करते हैं। ए पे हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, आपने याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।